बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कल्पना सिंह के साथ। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को जब हम डिस्कस करेंगे उसी में हम साथ में डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए आइए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विस्कोसिटी जो कि हम फ्लूइड के केस में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो यहाँ ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या है फ्रेंड्स? फ्लूइड्स का मतलब क्या है? वे मटेरियल जिनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो, जो फ्लो करते हों। अब अगर आइडियल नहीं है फ्लूइड, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि उस मटेरियल में, उस फ्लूइड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसके फ्लो को अपोज करता होगा। मीन्स ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू मोशन, यानी उस फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि उसके मोशन को रजिस्ट करता होगा, इसलिए वह फ्लूइड आइडियल नहीं है। और इसी बात से रिलेटेड है विस्कोसिटी, यानी कहीं ना कहीं जो लिक्विड का फ्लो है, जो फ्लूइड का फ्लो है, उस मोशन, उस फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। और उस प्रॉपर्टी की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो होगा विस्कस फोर्स। यानी जैसा कि सॉलिड्स के केस में हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, यानी एक लेयर के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए कांटेक्ट लेयर होगा, तो कांटेक्ट लेयर पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेकिन रिलेटिव मोशन के अपोजिट एक फोर्स जनरेट होता है जिसे आप नाम देते हैं फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी को अपोज करता है। बिल्कुल इसी तरीके से विस्कस फोर्स जो है वो लिक्विड के फ्लो को, लिक्विड के मोशन को अपोज करता है। अब यहाँ जैसे फ्रिक्शन के केस में हम एक कांटेक्ट सरफेस की बात करते हैं, यहाँ भी हम उसी तरीके से कांटेक्ट लेयर, कांटेक्ट सरफेस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने ग्राउंड लेवल को फिक्स्ड सरफेस मान लिया और उसके ऊपर लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो हम उसे लेयर्स में फ्लो करना यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी लैमिनर फ्लो की बात कर रहे हैं। लिक्विड में लैमिनर फ्लो हो सकता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। यहाँ हम लैमिनर फ्लो की बात कर रहे हैं। अलग से वीडियो में हम अलग जो डिफरेंट फ्लोज हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ जो फ्लो है वो लैमिनर फ्लो है, यानी जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर लिक्विड की फर्स्ट लेयर फ्लो करेगी, फिर उसके ऊपर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, और इस तरीके से ये लेयर्स फ्लो करती चली जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ जो हमने वेलोसिटी के एरोज दिखाए हैं उनका साइज बड़ा होता जा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे हम फिक्स्ड सरफेस यानी ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, लेयर्स की, लैमिनास की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मैं इसके बारे में भी यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेवल जो है उसे हमने फिक्स्ड सरफेस कहा, मतलब जो ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट पे होंगे, ये मूव नहीं करेंगे। अब हम लिक्विड में इधर से फोर्स लगाते हैं तभी लिक्विड फ्लो करता है, ये बात आप ऑब्जर्व भी करते हैं। बिना फोर्स के लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता। यानी जो फर्स्ट लेवल ऑफ लिक्विड आएगा इसके मॉलिक्यूल्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्राउंड लेवल के मॉलिक्यूल्स की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लग रहा है हर मॉलिक्यूल पर। इसके अलावा जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, इस फोर्स की वजह से भी हर लिक्विड मॉलिक्यूल पर एक फोर्स लग रहा है। तो दो फोर्स हर लिक्विड मॉलिक्यूल ने फेस किया और उसका रिजल्ट क्या होगा कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो फर्स्ट लेयर में है उनमें कुछ वेलोसिटी आ जाती है। एक्चुअली अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो इसी फोर्स की वजह से ज्यादा तेजी से लिक्विड मूव करता, लेकिन चूंकि ग्राउंड लेवल के मॉलिक्यूल रेस्ट पर हैं और वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस वजह से ये फोर्स लगने पर भी फर्स्ट लेवल के मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी
कम आने पाती है। अब इसके ऊपर के लेयर पे अगर हम चले, यानी फर्स्ट लेयर की बात खत्म हो गई, अब हम सेकेंड लेयर पर जब जाते हैं तो सेकेंड लेयर के मॉलिक्यूल्स फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में होंगे। लेकिन जो फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल जब ग्राउंड के साथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में थे तो ग्राउंड वाले मॉलिक्यूल रेस्ट पर थे, पर जो फर्स्ट लेवल के मॉलिक्यूल हैं उनमें कुछ वेलोसिटी है। तो जब इनके साथ सेकेंड लेवल के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा और इधर से फोर्स लग ही रहा है, तो जो सेकेंड लेवल के मॉलिक्यूल हैं उनको वेलोसिटी मिलेगी और वो वेलोसिटी फर्स्ट लेवल के मॉलिक्यूल से कुछ ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड लेवल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी सेकेंड से ज्यादा होगी। नेक्स्ट लेवल के मॉलिक्यूल्स अपने नीचे वाले लेयर से ज्यादा वेलोसिटी से चलेंगे, यानी जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। और यहां आप देख पा रहे हैं कि कोई भी दो लेयर्स आप सेलेक्ट कर लें, उन दो लेयर्स की वेलोसिटी में डिफरेंस है, यानी दो लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन आ जाता है। तो जैसे फ्रिक्शन में दो लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन होने पर फ्रिक्शन जनरेट होता था जो कि वेलोसिटी को अपोज करता था, बिल्कुल ऐसे ही दो लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन होने पर उस लिक्विड मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होगा जिसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, जो लिक्विड के फ्लो को अपोज करता है, लिक्विड के मोशन को अपोज करता है। और ये प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसकी वजह से विस्कस फोर्स जनरेट होता है जो कि लिक्विड के मोशन को अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। सो फ्रेंड्स, viscosity is the property of fluid by virtue of which an internal force of friction comes into play between any two layers having relative motion। यानी लिक्विड के अंदर कोई भी दो लेयर जिनके बीच रिलेटिव मोशन है उनके बीच में एक ऐसा फोर्स फंक्शन करने लगता है जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा है। ये प्रॉपर्टी ही है विस्कोसिटी और इस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। दिस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड दिस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड द विस्कस ड्रैग और द विस्कस फोर्स। ऑफकोर्स जिस तरीके से फ्रिक्शन कांटेक्ट लेयर पर टेंजेंशियल वर्क करता था, विस्कस फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली ऑन द लेयर ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जो लेयर फ्लूइड का मोशन में है उस लेयर पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फंक्शन करेगा विस्कस फोर्स। फ्रेंड्स, टू मेंटेन द मोशन an external force has to be applied to overcome the backward viscous drag। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा। रीजन क्या है? जो बैकवर्ड विस्कस फोर्स जनरेट होता है जो फ्रिक्शन की तरीके का काम करता है वो वेलोसिटी यानी मोशन को यानी फ्लो को अपोज करता है। तो वो अपोजिंग फोर्स की वजह से लिक्विड रेस्ट पे आ जाएगा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो हमें रेगुलर उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा टू मेंटेन द मोशन ऑफ द लिक्विड और ये एक्सटर्नल फोर्स विस्कस फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रेंड्स, अभी हमने जो विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी एक्सप्लेन किया वहां लिया कि ग्राउंड लेवल के ऊपर लिक्विड को फ्लो कराया तो लैमिनर फ्लो में इस तरीके के लैमिनाज हमें मिले। जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर जाते हैं वेलोसिटी लेयर्स की बढ़ती जाती है। पर यहाँ एक और केस हमारे लिए डिस्कस कर लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि नॉर्मली हम ग्राउंड पर लिक्विड का फ्लो नहीं देखते, हम पाइप में ऑब्जर्व करते हैं। लिक्विड पाइप से फ्लो करता हुआ आप सभी देखते हैं। आप जानते हैं पाइप जो है कुछ इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इस सिलेंडर से लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी ये अंदर एक्सिस है। अब इसके अंदर जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जैसे हम ग्राउंड के ऊपर लिक्विड की फर्स्ट लेयर लेते थे, सेकंड लेते थे, बिल्कुल इसी तरीके से हम पाइप के अंदर अगर लिक्विड की लेयर लेंगे तो फर्स्ट लेयर इस पाइप को जस्ट टच करती हुई ये लिक्विड भी सिलेंड्रिकल लेयर ही बनाएगी। इसके अंदर नेक्स्ट लेयर फिर से एक सिलेंडर बन जाएगा और इस तरीके से सारे सिलेंडर बनते हुए लास्ट में लिक्विड मॉलिक्यूल इस एक्सिस पर सेट होंगे जाकर। यानी जो पाइप की वॉल को टच कर रहा है वो सबसे
आउटर वाला सिलेंड्रिकल लेयर होगा लिक्विड का। अब अगर इसी पाइप को, ये पाइप की लेंथ है और इसी से हम इसको परपेंडिकुलरली ऐसे नीचे की तरफ कट लगा दें तो हमें ये वाला शेप लिक्विड का दिखने लग जाएगा पाइप के साथ में। अब यहां देखिए जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें जैसे ही हमने पाइप में कट लगाया तो ये पाइप की वॉल्स दिखी और उसके अंदर हमें ये लिक्विड के लेयर्स दिख रहे हैं। यहाँ देखिए जो ये वाली लेयर है और एक कट यहाँ से लग के ये लेयर है, ये हमें जो पाइप की वॉल को टच कर रहा है लिक्विड का सिलेंड्रिकल लेयर, ये उस सिलेंड्रिकल लेयर को एक्चुअली शो कर रहा है। कट लगाने के बाद हमें उसका सामने वाला सिर्फ पार्ट दिख रहा है जिसे हमने एरो से दिखाया, यानी ये लिक्विड की लेयर है, ये लेयर है जो पाइप के वॉल को टच करती है। तो इस लेयर की वेलोसिटी सेम होगी और सबसे कम होगी, क्योंकि जैसे ग्राउंड को टच करने वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे कम थी, इसी तरीके से पाइप का वॉल जो कि रेस्ट पे है उसको टच करने वाले लिक्विड के सिलेंड्रिकल लेयर की वेलोसिटी भी सबसे कम होगी। और जैसे जैसे हम इसके अंदर वाले लेयर्स में जाएंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ ये और ये सेकंड सिलेंड्रिकल लेयर्स को शो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी फर्स्ट लेयर से ज्यादा है। फिर थर्ड लेयर पे हम जा रहे हैं तो ये और ये थर्ड लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबसे लास्ट में एक्सिस पे आता है। तो चूंकि एक्सिस जो है पाइप के वॉल से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए एक्सिस पे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सबसे ज्यादा शो की गई है। यानी वॉल से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे वॉल्स के पास जाएंगे वेलोसिटी घटती जाएगी। तो इस तरीके से हम लैमिनर फ्लो लिक्विड का पाइप के अंदर शो कर सकते हैं। और ये जो वेलोसिटी में चेंजेस आपको दिख रहे हैं लिक्विड लेयर्स में, वो बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स है, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी है। इसी बात को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। When the fluid is flowing in a pipe or a tube, then due to viscous force, the velocity of the liquid layer along the axis of the tube will be maximum. यानी जब पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जो एक्सिस पर मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एंड इट विल डिक्रीज ग्रेजुअली व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द वॉल्स। जैसे जैसे हम एक्सिस से पाइप की वॉल की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे करके वेलोसिटी घटती जाती है, डिक्रीज करती जाती है और वो जस्ट वॉल्स पे जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये तो पाइप के थ्रू लिक्विड का जो फ्लो था उसे हमने आपने एक्सप्लेन किया। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए लैमिनर फ्लो की बात की थी कि नीचे फिक्स्ड लेवल होगा, फिक्स्ड सरफेस, इसके ऊपर लैमिनाज में लिक्विड फ्लो करता है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, ग्राउंड फिक्स सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल इसी फैक्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये हमारा ग्राउंड सरफेस हमने दिखाया हुआ है, इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे लेवल की लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। उन लेयर्स में से हमने दो लेयर सेलेक्ट किए, एक लेयर P लिया, दूसरा लेयर Q ले लिया। ये दो लेयर्स हमने सेलेक्ट किए हैं। लेट अ लिक्विड इज इन लैमिनर फ्लो, हमने यहां माना कि लिक्विड लैमिनर फ्लो में है, दैट इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पैरेलल लेयर्स में फ्लो कर रहा है, लिक्विड लैमिनाज में फ्लो कर रहा है। नाउ वी कंसीडर टू लेयर्स P and Q at a distance x and x plus dx from the fixed surface respectively। fixed surface से layer P x distance पे है and layer Q x plus dx distance पर है। ये distances हमने लिए हैं। लेयर P की वेलोसिटी v है और ऊपर चलने पर वेलोसिटी बढ़ रही थी, इसलिए लेयर Q की वेलोसिटी है v plus dv। तो ये वेलोसिटी हो गए। अब इसी के साथ हमें यहाँ एक और टर्म एक्सप्लेन करना जरूरी है और वो टर्म है वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो हिंदी भाषी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये बता दें कि वेलोसिटी ग्रेडियंट मीन्स वेग प्रवणता। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे अलग से भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
Here we define a term velocity gradient. अब velocity gradient को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत विस्कस फोर्स को का एक्सप्रेशन डिराइव करने में भी पड़ने वाली है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी एक्सप्लेन करने में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। नॉर्मली आप एक्सीलरेशन पढ़ते आए हैं और आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो जब हम सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जब हम बात विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना करके हम कह दें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, तो ये बनता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। और वेलोसिटी जब चेंज हो रही है, हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ग्राउंड लेवल से जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, आप देखिए लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हम यहां बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय dv अपॉन dx। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसे दूसरे तरीके से भी बता दूं कि लिक्विड के ऊपर, लिक्विड का ग्राउंड सरफेस के ऊपर लैमिनर फ्लो है। हम दो लेयर सेलेक्ट करते हैं P एंड Q। P लेयर की वेलोसिटी है v और उसके ऊपर की Q लेयर की वेलोसिटी है v प्लस dv, यानी इन दोनों लेयर्स के बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो हुआ dv। और इन दोनों लेयर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है वो है dx। देखिए, ग्राउंड से P की डिस्टेंस है x और ग्राउंड से ही Q की डिस्टेंस है x प्लस dx। तो x प्लस dx में से x निकाल दें तो दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस बचती है dx। तो दोनों लेयर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है dx, दोनों लेयर की वेलोसिटी में डिफरेंस है dv, तो ये dv अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लेयर्स dx, ये हमें दे देता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए यहाँ पे कि वेग प्रवणता हम किसे कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम वेग प्रवणता को कहाँ और कैसे यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स को एक्सप्लेन करने में। फ्रेंड्स, विस्कस फोर्स और द विस्कस ड्रैग F इज फाउंड टू बी, हम कैसे विस्कस फोर्स को अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उनसे कैसे रिलेट करते हैं। सो विस्कस फोर्स F इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू एरिया A ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ जो एरिया A है वो जो पैरेलल लेयर्स हैं उनका कॉन्टैक्ट एरिया है। एरिया ऑफ कांटेक्ट है जो दो लेयर्स का, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो है यहाँ पे कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है और विस्कस फोर्स इस एरिया ऑफ कांटेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने यहाँ बार बार एरिया ऑफ कांटेक्ट क्यों कहा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम कह रहे हैं एक ये लेयर है और उसके साथ हमने एक ये लेयर लिखा, तो ये लेयर कितनी भी बड़ी हो पर कांटेक्ट एरिया तो इस छोटे लेयर के बराबर ही होगा, क्योंकि बाकी ये पोर्शन वो कांटेक्ट में नहीं है दूसरे लेयर के साथ में, इसलिए हमने कांटेक्ट एरिया की ही बात की है। यहाँ कैपिटल A एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू लेयर्स है और विस्कस फोर्स उस एरिया ऑफ कांटेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx। ये अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एक साथ ले लें तो हमें रिलेशन मिल जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx। और आप जानते हैं अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इक्वेलिटी साइन लगाते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ता है और वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे ईटा, और इसी ईटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमने ईटा के साथ एक माइनस साइन भी लिया है। ये माइनस साइन इस विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग के डायरेक्शन को शो करने के लिए लिया गया है। ये माइनस साइन ये बताता है कि ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इन द रिलेशन F माइनस ईटा A dv अपॉन dx, दिस
eta is the coefficient of viscosity of the liquid, and the negative sign shows that the viscous force acts in the direction opposite to the direction of motion of the liquid. Friends, यहाँ हम एक और तरीके से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। उसके लिए हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ अगर हम a को 1 लिख दें और dv अपॉन dx को भी 1 लिख दें तो ऑटोमेटिक f इज इक्वल टू माइनस ईटा हो जाएगा। और अगर हम डायरेक्शन को इग्नोर कर दें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लें, तो हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू ईटा। अब 1 हमने जो a को लिया और dv अपॉन dx को 1 लिया, ऑफकोर्स जब हम उसे रिटर्न में बोलेंगे, हम क्लियरली बोलना चाहें तो हम कहेंगे a इज इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट का मतलब अगर हम SI यूनिट में है तो एरिया मीटर स्क्वायर होगा, अगर हम CGS में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ मेंशन नहीं किया कि किस यूनिट की बात है, हमने यूनिट लिखा। यानी इफ a इज 1 यूनिट, इफ dv अपॉन dx इज 1 यूनिट, दोनों को 1 1 कर दें तो न्यूमेरिकली f इज इक्वल टू ईटा। ये भी एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करने का तरीका है। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट दो पैरेलल लेयर्स का 1 यूनिट है और उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 यूनिट है, तो जो विस्कस ड्रैग वहां प्रोड्यूस हो रहा है, विस्कस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसे हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में अभी कहा हमने कि विस्कस ड्रैग चूंकि वेलोसिटी को अपोज करता है, इसी वजह से अगर हम चाहते हैं कि लिक्विड का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे तो हमें विस्कस ड्रैग के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर ये विस्कस ड्रैग की डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा। और चूंकि विस्कस ड्रैग जो लेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है उन पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, इसलिए ये एक्सटर्नल फोर्स भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा। हम इस टेंजेंशियल फोर्स के टर्म में भी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कई बार एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहीं से देखिए कि अगर लिक्विड का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे तो विस्कस ड्रैग के बराबर ही हमें चाहिए होगा एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स। यानी हम कह सकते हैं ईटा उस एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड में बी डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा टेंजेंशियल फोर्स? इक्वल एंड अपोजिट टू द विस्कस फोर्स। उस विस्कस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा, and it is required, this tangential force is required to maintain a unit velocity gradient. This tangential force is required to maintain unit velocity gradient between two parallel layers having unit area of contact. यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड में बी डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स। उस टेंजेंशियल फोर्स के बराबर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, जो कि विस्कस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है और जो कि यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए जरूरी है। किन लेयर्स के बीच में? उन लेयर्स के बीच में जिनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 1 यूनिट है। तो हमने इसी से एक्सप्लेन किया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अलग अलग तरीके से। तो फ्रेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आप समझ गए होंगे और विस्कस फोर्स एफ भी आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टेप आगे चलते हुए कई बार हमसे पूछा जाता है कि यूनिट एंड डायमेंशंस बताइए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो हम उसे भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये टर्म जो हमने डिराइव किया है अभी, एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। फ्रेंड्स, यहाँ माइनस साइन हम इग्नोर कर दें क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए है, और फिर हम ईटा निकाल लें। तो ईटा निकालने के लिए रिमेनिंग टर्म को हमें दूसरे साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स ए जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा और dv अपॉन dx भी जब दूसरे साइड जाएगा तो 1 अपॉन dv अपॉन dx होगा। और जब हम लिखेंगे 1 अपॉन dv अपॉन dx तो ये सॉल्व होके
इनवर्स हो जाता है, यानी dx अपॉन dv बन जाएगा साइड चेंज करते ही। यानी ईटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, a दूसरी तरफ गया तो f अपॉन a हो गया, इनटू ये dx अपॉन dv आ जाता है हमारे पास। यानी ईटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला, f अपॉन a इंटू dx अपॉन dv। फ्रॉम हियर वी गेट यूनिट ऑफ ईटा। अब यूनिट ऑफ ईटा जब हम सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे तो जाहिर सी बात है हमें इन सभी टर्म्स को सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के टर्म्स में ही लेना है। आप जानते हैं कि फोर्स को सीजीएस में हम डायन से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में लेना है। और इस टर्म में हम फोर्स को डायंस में लिखते हैं, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिखेंगे, वेलोसिटी को हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे। इसे रखकर जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ईटा की जो यूनिट मिल जाती है वो मिलेगी डायन सेकेंड सेंटीमीटर टू द पावर -2। और इसे अगर हम डायन को भी ओपन कर दें जो कि फोर्स की यूनिट है, तो यही ईटा की यूनिट हमें मिल जाएगी ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसी जो ईटा की यूनिट है सीजीएस में, चाहे ये टर्म हम ले लें या ये, इसी को हम एक नाम दे देते हैं पॉइज। यानी अगर आपसे पॉइज पूछा जाए तो अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सीजीएस सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है पॉइज। फ्रेंड्स, इसी तरीके से सेम एक्सप्रेशन से हम ईटा की एमकेएस सिस्टम में भी यूनिट निकाल सकते हैं। एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अब यहाँ एमकेएस सिस्टम में फोर्स को अगर हम लेंगे तो न्यूटन में आएगा, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर आएगी, लेंथ की मीटर आएगी और वेलोसिटी की आएगी मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ये यूनिट रख के उसको सॉल्व आप करते हैं तो हमें ईटा की एमके सिस्टम में मिल जाती है यूनिट न्यूटन सेकेंड मीटर टू द पावर -2। न्यूटन को भी अगर हम बेसिक टर्म में ब्रेक करते हैं तो हमें यही चीज मिल जाती किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसी को हम एक नाम दे देते हैं डेकापॉइज या पॉइजिबल्स। तो फ्रेंड्स, ईटा की दोनों ही सिस्टम में सीजीएस और एमकेएस में आपने यूनिट देख ली है। और अगर इस कैलकुलेशन में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मैं अलग से यूनिट्स एंड डायमेंशंस को लेकर के भी आपके साथ डिस्कशन करूंगी, जिससे ये कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, पॉइजिबल्स और पॉइज यानी डेकापॉइज और पॉइज का रिलेशन निकाल के दीजिए। तो आपने अभी देखा पॉइजिबल्स जो कि एमकेएस सिस्टम में ईटा की यूनिट है, जिसे आप कहते हैं न्यूटन सेकेंड मीटर टू द पावर -2। अब अगर पॉइजिबल्स का पॉइज के साथ रिलेशन चाहिए तो हम ये एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम के टर्म्स को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना शुरू करें। तो यहां देखिए, न्यूटन को डायन में लिखें। आप न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 5 डायन हो जाएगा। सेकेंड के लिए कोई कन्वर्जन नहीं है और मीटर टू द पावर -2 है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। और पावर -2 जैसा ऊपर था वैसा ही यहां भी लगा देंगे। और जैसे ही इस टर्म को आप सॉल्व कर देते हैं, आपको मिल जाता है 10 डायन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पॉइज, यानी 10 पॉइज हो गया। सो 1 पॉइजिबल इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो फ्रेंड्स, ये तो यूनिट के बारे में था। और अगर आप यहीं से ईटा के लिए भी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ईटा का डायमेंशन आपको मिलेगा ML इनवर्स T इनवर्स। यहाँ हम डायमेंशन और यूनिट का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको निकालने में नहीं दे रहे हैं, कैलकुलेशन में नहीं दे रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कोई तो आप मुझे कमेंट जरूर लिखें, मैं यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड अलग वीडियो आपसे डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप्स और देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। कैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने पर विस्कोसिटी में चेंज आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। लिक्विड के केस में फ्रेंड्स ये पाया जाता है कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती जाती है।
टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी घटती जाती है। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, आप हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, आप उसको हीट देंगे तो उसकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। और आपने स्टार्टिंग में अभी देखा था कि जो वेलोसिटी में चेंज आपको मिल रहा था, ग्राउंड के पास जो मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी कम, जैसे जैसे ऊपर गए बढ़ती गई, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से था। यानी लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से आया था। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो वो रिलेटिव मोशन वीक हो जाएगा, और उसकी वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन का विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस हो रहा था वो वीक हो जाएगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। सो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, गैसेस, जो कि गैसेस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब हम लिक्विड को डिस्कस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी डिक्रीज कर गई, पर गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी भी चेंज होकर के बढ़ जाती है। यानी लिक्विड का अपोजिट होता है। सो विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है गैसेस की विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। लिक्विड की घट जा रही थी लेकिन गैसेस की बढ़ जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि लैमिनर फ्लो की जब हमने बात की, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात की, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। नॉर्मली आइडियल गैस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन ये भी विस्कोसिटी शो करता है। उसका कारण क्या होता है? द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लेयर टू अदर। क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल कहीं भी मूव कर जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो वो एक लेयर से दूसरे में डिफ्यूज करते हैं, और उस डिफ्यूजन की वजह से ही विस्कोसिटी गैसेस में पाई जाती है। जो डिफ्यूजन की वजह से डिस्टर्बेंस आता है वही विस्कोसिटी जनरेट करता है गैसेस में। एज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है गैसेस का, उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, और डिफ्यूजन बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी भी गैसेस की बढ़ जाएगी, क्योंकि उस गैसेस की विस्कोसिटी जो है वो डिफ्यूजन के कारण थी। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और लिक्विड की घट जाती है। अब हम प्रेशर के केस में आते हैं फ्रेंड्स। द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये पाया जाता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो लिक्विड की विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें वाटर नहीं आता। वाटर कई केसेस में एनामोलस बिहेवियर शो करता है फ्रेंड्स, और बाकी लिक्विड्स की अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन वाटर के लिए, फॉर वाटर द विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर फॉर फ्यू हंड्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ये पाया जाता है कि अगर हम वाटर पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। बाकी जो लिक्विड्स हैं उन पर प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है, और गैसेस जो हैं उनकी विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। प्रेशर बढ़ाने या घटाने का गैसेस की विस्कोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने डिस्कस किया विस्कोसिटी के बारे में और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। यहाँ एक चीज आपको दिखा दें कि जो हमने विस्कस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था, ये एक्सप्रेशन था, और आप देख पा रहे हैं कि विस्कस फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के प्रोपोर्शनल है, जबकि सॉलिड्स में फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है।
नॉर्मल रिएक्शन पर वो डिपेंड करता था। ये डिफरेंस देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पर विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन में। जैसा कि दोनों में स्टार्टिंग से हम लोग सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने साथ में कहा था कि दोनों में एक डिफरेंस भी है। तो ये डिफरेंस आपको शो कर रहा है विस्कस ड्रैग और फ्रिक्शन के बीच का। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए आगे के वीडियोस, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।